Good morning, students. Today we will do the last part of chapter 2, that is the important documents used in the formation of a company. कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो important documents हैं हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे. There are basically three main documents which are required to be filed with the register of company in the formation of a public company. Public company को फॉर्मुलेट करने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. That is a MOA, Memorandum of Association, AOA, Article of Association, and third one is a prospectus. First we will do Memorandum of Association, which is also known as Doctrine of Outdoor Management, जिसे कि हम Doctrine of Outdoor Management के नाम से भी जानते हैं. अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है, it is a important and basic document. जो Memorandum of Association है ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी मेंशन की होती हैं. एंड इसमें हमने लिखा हुआ है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. मतलब कि जो आउटसाइडर्स हैं हमारी कंपनी के, जो अपना हमारी कंपनी से इंटरनल मेंबर्स नहीं है, आउटसाइडर्स हैं जो कंपनी के साथ लिंक करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट. It is considered as a charter of a company. It contains the power and objectives of the company. अब जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसमें कंपनी की पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है. कंपनी के पास क्या पावर्स है, उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है, इसके बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. नंबर थर्ड इज अ स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. ये और क्या बताती है कि कंपनी के ऑपरेशंस का क्या कारण है, क्या स्कोप है, कंपनी जो काम कर रही है वो क्यों कर रही है, इसका मेन रीज़न क्या है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये किसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? आउटसाइडर्स को. कौन से आउटसाइडर्स को? जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए. दीज आर द आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी विच डजंट डायरेक्टली connected with the company, but they are linked with the company because they supply the material or they provide loan to the company for which helps the company for the smooth working. Next is the contents of MOA, Memorandum of Association में क्या क्या चीज़ें आती हैं. नंबर फर्स्ट इज अ नेम क्लोज. कंपनी का नाम, इसमें कंपनी का नाम होता है. दिस क्लोज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ अ कंपनी. कंपनी का कंप्लीट नेम इसमें बताया जाता है. जैसे कि कंपनी ने लिमिटेड लगाना है या प्राइवेट लिमिटेड लगाना है अपने नाम के पीछे. अगर इफ द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम जो है वो लिमिटेड से ख़त्म होगा, उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगाया जाएगा. पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाएगा. अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मेरी कंपनी पब्लिक है तो मैं पब्लिक कंपनी है तो मैं अपने कंपनी के नाम के पीछे, जैसे मेरी कंपनी का नाम अगर AK है तो भाई कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगेगा, AK लिमिटेड कंपनी. पर अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है तो मैं उसके नाम के पीछे क्या आएगा? AK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सेकेंड पॉइंट इज नॉट सिमिलर टू एनी अदर. कंपनी का जो नाम है, जो भी हम नाम डिसाइड कर रहे हैं, वो किसी और कंपनी के नाम से सिमिलर मतलब मैच नहीं करना चाहिए. ऐसा नाम जो कि ऑलरेडी किसी और कंपनी ने रखा हुआ है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए. नंबर थर्ड, इट डजंट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव. जो भी हम नाम कंपनी का डिसाइड कर रहे हैं उसमें कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव वर्ड सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही यूज़ कर सकती है और कोई नहीं यूज़ कर सकता. सो कंपनी के नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए. इट शुडंट कन्वे एनी लिंक ऑफ कंपनी विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कंपनी के नाम में कोई भी ऐसा कनेक्शन शो नहीं होना चाहिए जो कि कनेक्शन बता रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. सो कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपनी का लिंक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से शो ना होता हो. सो इसके 4 पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं. कंपनी के नाम में लिमिटेड लगाना है या प्राइवेट लिमिटेड लगाना है. कंपनी का नाम किसी और कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए. कंपनी के नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए. और कंपनी का जो नाम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अपना लिंक शो ना करता हो. नंबर सेकंड पॉइंट, सेकंड क्लोज इज अ सिचुएशन क्लोज और डोमिसाइल क्लोज. सिचुएशन क्लोज क्या है? इसमें कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी स्टेट का नाम जो है वो डिफाइन होना चाहिए. दिस क्लोज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. जिस जगह पे, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका नाम जो है स्टेट का नाम इसमें मेंशन होना चाहिए. कंपनी के में
इट इज़ नेसेसरी बिकॉज कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट स्टेट ओनली। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक कंपनी सिर्फ एक ही स्टेट से अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है, वो एक से ज़्यादा स्टेट से अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकती। सो स्टेट का नाम ज़रूरी है। और द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ द प्लेस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? एक ऐसी जगह वे ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर केप्ट, जहाँ एक कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? जहाँ पे कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे जाते हैं। A company must have a registered office when it is started its business activities or within 30 days of its registration. एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कब तक उसका मतलब मेंशन कर देना चाहिए, कब तक बना लेना चाहिए? जब वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर रही है या जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके 30 डेज के बीच में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेना चाहिए। नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्टिव क्लोज भी जिसे कहा जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लोज ऑफ MOA। ये भी इम्पॉर्टेंट क्लोज है। इट कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। इसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्यों बनाई जा रही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन रीज़न क्या है, उसके बारे में मेंशन किया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विच अ कंपनी में परस्यू। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी इसमें डिस्कस किया जाएगा कि मे बी कंपनी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एक और डिसाइड कर देती है। अगर सपोज कि किसी वजह से मेन ऑब्जेक्टिव हमारा टाइम से पहले अचीव हो गया है या फिर वो अचीव हम नहीं कर पा रहे, तो उस केस में कंपनी जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। सो उसे भी मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 3 स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी। कि कंपनी का क्या स्कोप है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब कंपनी का क्या स्कोप है, उसके क्यों वो काम कर रही है, उसका रीज़न क्या है, उसके और नेक्स्ट इज़ अ लिमिटेशन वो क्या क्या काम नहीं कर सकती, क्या चीज़ें वो अचीव नहीं कर सकती, उसके मेरिट्स क्या डीमेरिट्स क्या, वो सभी इसमें बताने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए। ये नहीं हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लाइक मैंने कंपनी स्टार्ट की है लोगों के घर पे चोरी करने के लिए। सो इट इज़ नॉट अ लीगल ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लीगल। जो भी हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डजंट कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का जो कि लॉ को कॉन्ट्रे मतलब कि तोड़ रहा है, कोई कानून को तोड़ने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी इमोरल। ऑब्जेक्ट जो है असैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि इमोरल नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का जो कि हमारी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो। सो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मोरल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉज होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। 3 पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लीगल। ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए, और मस्ट बी मोरल होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज, इस क्लोज में क्या बताए जाते हैं? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है, कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कितनी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अब हमने 2 तरह की इसमें स्टडी की थी कि कंपनी जो है वो 2 तरह की होती है। लिमिटेड बाय इट्स गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? द लाइबिलिटी इज लिमिटेड द अमाउंट ऑफ गारंटीड बाय ईच मेंबर। अब कोई मेंबर है वो कह रहा है कि मैं 10,000 रुपये तक का आपका नुकसान या आपके कंपनी में 10,000 रुपये तक लगा सकता हूँ, तो मतलब उस पर्सन की लाइबिलिटी क्या 10,000 रुपीज़ है। अगर उसे 2,000 रुपीज़ ऑलरेडी लगा दिए हुए कंपनी में तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 8,000 रुपीज़ की रह जाती है। मतलब लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है उसके बारे में बताती है। और इसमें सेकेंड केस आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि कंपनी जब शेयर्स के थ्रू लिमिटेड होती है, जब कंपनी के मेंबर्स ने शेयर्स परचेज किए होते हैं तो उन्होंने कितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है। सपोज कि एक शेयर की कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है और मैंने कंपनी के 50 शेयर्स परचेज किए हैं, मतलब 5,000 रुपीज़ मेरी उसकी लाइबिलिटी है। और कंपनी को कभी भी कोई नुकसान हो रहा है या कंपनी मुझसे 5,000 रुपीज़ लेने तक के लिए लाइबल, मतलब मैं कंपनी को 5,000 रुपीज़ देने के लिए लाइबल हूँ। सो लाइबिलिटी का मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है ये लाइबिलिटी क्लोज में डिफाइन किया जाता है। नंबर 5 इज अ कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी दी रजिस्टर्ड।
कि कंपनी जब रजिस्टर हो रही है उस टाइम पे उनकी शेयर कैपिटल कितनी है उसके बारे में मेंशन किया जाता है कैपिटल क्लोज में। दिस क्लोज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की उसे मेंशन किया जाता है। द कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड एन ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इस तरह की कैपिटल को क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट इज अब हमने क्योंकि कैपिटल की बात की है तो ये अलग अलग तरह की कैपिटल के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल है फर्स्ट वन, ये आपको अकाउंट्स में +2 में इससे रिलेटेड सम भी आएंगे, तो इसे ध्यान से सुन लो। ऑथराइज्ड कैपिटल नंबर फर्स्ट क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी है उसे क्या कहेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। और नॉमिनल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। इट मीन्स such capital as the authorized by memorandum of association of a company to be the maximum amount of share capital of the company। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? ऐसी शेयर कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन की गई है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट की शेयर कैपिटल उसमें मेंशन की जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसे क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। नंबर सेकेंड इज अ इशूड कैपिटल, कैपिटल दैट कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसी कैपिटल जो कंपनी इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब अपने शेयर्स बेचने के लिए कंपनी बताती है कि हमने इतनी अमाउंट के, इतनी कैपिटल के शेयर्स जो है वो सेल करने हैं, उसे क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल, जिसे इशू किया जाता है। इट मीन्स सच कैपिटल एज अ कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इट्स सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम, उसे क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। नंबर थर्ड इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पे इशू कर दिए, अब लोगों ने या उसके मेंबर्स ने कितनी कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है, रिसीव कर लिया है, कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ हम आपके इतने रुपए के शेयर जो है वो खरीद लेंगे, उसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। It means such part of capital which is for the time being subscribed by the members of a company। जो कि कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए तैयार है, उसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ वन इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो है या मैक्सिमम कंपनी जो है वो सारे पैसे एक टाइम पे नहीं मंगवाती, वो जब भी उन्हें ज़रूरत होती है कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट्स मंगवाती हैं। सो जितनी पेमेंट उन्होंने मतलब फर्स्ट कॉल में मंगवा रहे हैं, सेकंड कॉल में मंगवा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में मंगवा रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में मंगवा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में मंगवा रहे हैं। जैसा एक शेयर है 100 रुपीज़ का शेयर है, उसको फर्स्ट टाइम पे मैंने 20 रुपीज़ मंगवा लिए, सेकंड टाइम पे 30 मंगवा लिए, थर्ड टाइम पे 40 मंगवा लिए और लास्ट में हमने 10 मंगवा लिए। 4 हिस्सों में जो हम पैसे मंगवा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कितने पैसे मंगवा लिए, सपोज मैंने अभी तक सिर्फ 20 रुपीज़ मंगवाए हैं, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 20 रुपीज़ पर शेयर। अगर मैंने दो बार कॉल कर लिया तो मेरी 50 रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स कि हमने कितनी कॉल्स कर ली हैं या हमने कितने पैसे मंगवा लिए। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जो मैंने मंगवा लिए हैं पेमेंट के लिए, लोगों को कह दिए हैं, उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज अ पेड अप कैपिटल। अब ये तो बात हुई कि मैंने मंगवाए हैं, नेक्स्ट है लोगों ने पे कितने किए। पेड अप कैपिटल में अगर सपोज कि मैंने 2 कॉल्स किए हैं, 50 रुपीज़ मैंने मंगवाए हैं, 100 रुपीज़ का शेयर था, मैंने 50 रुपीज़ मंगवा लिए, पर लोगों ने 50 की बजाय में 70 या 80 रुपीज़ भेज दिए हैं, तो वो पेड अप कैपिटल है। जो एक्सेस मनी विद कॉल्ड अप मनी के साथ ऐड कर दें, तो जो एक्सेस मनी उन्होंने भेज दी है कॉल्ड अप कैपिटल के साथ, वो सब क्या है? पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट विच इज़ पेड अप बाय इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल से एक्स्ट्रा जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भेज दिए, वो सब क्या है? मेरी पेड अप कैपिटल। अब मैंने एक शेयर किसी कंपनी का खरीदा था, कंपनी ने मुझसे 50 रुपये मंगवाए हैं, पर मैंने क्या किया? मैंने 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ भेज दिए, तो पेड अप कैपिटल कितनी है? 70 और 80। ओके, अब हम क्लॉजेस की बात कर रहे थे। कैपिटल क्लॉज के बाद नेक्स्ट क्लॉज है हमारा एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें क्या आता है? दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स। इसे डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन होती है, प्लस
डिक्लेरेशन के बाद डायरेक्टर्स के साइन होते हैं कि जो भी उन्होंने डाटा एंटर किया है, जैसा नेम हो गए, एड्रेस हो गए मेंबर्स के, और जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन मेंशन की है वो सभी सही है, और कंपनी के डायरेक्टर्स जो उनकी क्वालिफिकेशन शेयर्स बनते हैं वो सब ले रहे हैं, और जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सब सही है, ये सब इसमें मेंशन होता है। और ये जो डिक्लेरेशन है सभी डायरेक्टर्स की तरफ से साइन की जाती है, उसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लोज और एसोसिएशन क्लोज। आई थिंक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको क्लियर है। सेकेंड वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और AOA। थर्ड नेम इज अ बाय लॉज ऑफ अ कंपनी। फोर्थ वन इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पहले हमने किया था आउटडोर मैनेजमेंट, अब हम कर रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट। आउटडोर मैनेजमेंट, अब हम करेंगे इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर से नाम क्लियर हो रहा है कि ये अब इनसाइडर्स, जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं जो कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करेंगे। It contains rules and regulation regarding the management of the company's internal affairs। जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, उनके जो काम है, उनके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मैनेजमेंट के, उसे डिफाइन किया जाता है। इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटी एंड राइट ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मैनेजर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, ऑफिसर्स की ड्यूटीज़, राइट्स, पावर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, उन सबको मेंशन किया जाता है। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब सभी कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, कोई कंपनी नहीं बनाती तो वो कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेती है जिसमें ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कंटेन की जाती है, इसमें अवेलेबल होती हैं। ऑल साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स, जितने भी इसके डायरेक्टर्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वो साइन करते हैं। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड विद 2 विटनेसेस। 2 विटनेस, गवाह, विटनेस क्या होते हैं, गवाह। ये 2 विटनेसेस से साइन भी करवाए जाते हैं। एंड द कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स आर नंबर्ड। कह रहे कि जो भी इनका कंटेंट है, जो भी इसमें मटेरियल लिखा जाता है, वो सभी पैराग्राफ्स में लिखा जाता है और पैराग्राफ्स को नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या क्या इसमें मेन कंटेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पावर्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती है हर किसी की, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, किस तरह के शेयर होल्डर्स की क्या राइट्स हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को अलॉट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर किसी ने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर किसी ने अपने शेयर्स फॉरफिट करने हैं, बेचने हैं और दोबारा से इशू करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, री इशूइंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, और कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 3 इज़ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट by which a company invites general public to invest their money in the securities और शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। अब प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी जो है जनरल पब्लिक को एक मैसेज देती है कि वो अपने पैसे हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब प्रोस्पेक्टस किसके लिए प्रोस्पेक्टस ज़रूरी होता है? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए शेयर ज़रूरी होता है। A public limited company limited by shares must issue the prospectus if it want to make an appeal to the public to subscribe to its shares or debenture। अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जब वो अपने कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स सेल करना चाहती है तो वो लोगों को, जनरल पब्लिक को एक अपील करती है, एक रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। क्लियर? तो उस रिक्वेस्ट को जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रोस्पेक्टस के, वो क्या है? देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। ये नहीं है कि हमने 1-2 लोगों को ये इन्विटेशन भेजना है, ये ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन भेजते हैं, पब्लिक को इन्विटेशन भेजते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक होना चाहिए, जैसा एक शहर में या पूरी कंट्री में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को कंसीडर किया जाता है। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी खुद इसे इन्विटेशन भेज सकती है या कंपनी के बिहाफ पे इन्विटेशन भेजा जाता है।
द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब टू और परचेज इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। और इन्विटेशन किस चीज़ का होना चाहिए? कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज करने का इन्विटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जब भी हमने बिजनेस एंटरप्राइज को चूज़ करना है तो हम किससे चूज़ कर सकते हैं? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट इज़ अ नेचर ऑफ बिजनेस। हमने कैसा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक ही ऑनर होता है, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करना है। एक कंपनी स्टार्ट करनी है जो कि बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, हमने किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है? जैसे कि अब मैं बताने जा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। जैसा हमें हमें पर्सनल अटेंशन चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स जो हम कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि पर्सनल अटेंशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हमें इस तरह की बिजनेस चाहिए जहाँ पे हमें पर्सनल अटेंशन चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे डीलर्स के साथ, तो हम उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस प्रेफर करते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस प्रेफर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही ऑनर होता है तो वो कस्टमर से, डीलर से खुद ही डील करते हैं। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स थोड़े होते हैं तो वो खुद ही इसमें डील करते हैं, खुद ही सभी के साथ डील करते हैं। अब कोई सर्विस देने वाली कंपनी है तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करती हैं। अगर कोई कंपनी है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कंपनी को प्रेफर करती है। जैसा कि अब टेलर की शॉप है जहाँ पे डायरेक्ट डीलिंग होती है, पार्लर्स हैं वहाँ पे भी डायरेक्ट डीलिंग होती है अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सेकेंड इज अगर हम सीए या लॉयर्स वगैरह की बात करें तो वो पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। और अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स या इंडस्ट्रीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसको प्रेफर करें, उसको ध्यान में रखें, तो हम कंपनी को प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सेकेंड इज़ अ कैपिटल, कि हमारी कैपिटल हम कितनी लगाना चाहते हैं। अगर तो हम कम कैपिटल लगाना चाहते हैं तो हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ठीक है। अगर हम ज़्यादा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है तो हम कंपनी को प्रेफर करते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस सिर्फ मेरे कंट्रोल में हो तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर करूँगी। अगर मैं कंट्रोल जो है दूसरों के साथ शेयर करने को तैयार हूँ तो मैं पार्टनरशिप या कंपनी को प्रेफर करूँगी। नेक्स्ट इज़ अ लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस ईजिली स्टार्ट हो जाए तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को प्रेफर करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो, बिजनेस मेरा लीगली चले, अच्छे से चले और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करके चले, तो मैं कंपनी को प्रेफर करूँगी। नेक्स्ट इज़ अ लाइबिलिटी, जहाँ पे रिस्क जो है हाईली रिस्की बिजनेस होता है, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं, किसी की लाइबिलिटी ज़्यादा है, किसी की लाइबिलिटी कम है, तो वो कंपनी प्रेफर करते हैं। जहाँ पे रिस्क जो है बिजनेस का कम होता है वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मैनेजमेंट एबिलिटी, जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। सो कंपनी में और अगर एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं तो ज़्यादा सैलरीज भी देनी पड़ती हैं, कॉस्ट भी लगती है, तो उन्हें उस तरह की प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो कंपनी प्रेफर करती है एफिशिएंट मैनेजमेंट। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है, क्योंकि वो खुद से सारा काम करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट भी उतनी एफिशिएंट नहीं होती। नेक्स्ट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, अब एक दुकानदार है, अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो अपनी दुकान खोलेगा, अगर नहीं मर्ज़ी तो वो अपनी दुकान बंद करके घर पे भी बैठ सकते हैं। सो वो फ्लेक्सिबल है, उसका जो काम है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे अगर हम बात करें पार्लर की बात करें या फिर हम छोटी मोटी दुकान की बात करें, अगर टेलर की बात करें, अगर सपोज किसी टेलर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी दुकान बंद करके घर पे बैठ सकते हैं। पर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है वो क्या है, कंपनी, कि अगर एक पर्सन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुकान को शटर लगा दें, बंद कर दें, काम जो है वो चलता ही रहे। फ्लेक्सिबल, एक पर्सन के काम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ अ कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे ही प्रोप्राइटर ने अपनी दुकान बंद कर दी तो वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये शॉर्ट टर्म होता है। पार्टनरशिप भी अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई या उसने बिज़नेस अपना ख़त्म करने की कोशिश की तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है।
पर कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्सन के आने या जाने से उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, परमानेंट होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है वो शॉर्ट टर्म होती है और टेम्परेरी होती है। ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर सेकंड जो है वो ख़त्म होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो MCQs है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको सेंड करूँगी एंड यू हैव टू मेक द नोट्स and send the notes on my personal number. Okay, thank you.